नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स जो आपके लिए पिक किया है हमने स्पेशली। इनको हम एनालाइज करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे कि इन इकोनॉमिक्स और बिजनेस और फाइनेंशियल इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पर। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आज कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये ओवरऑल अपडेट्स हैं रिजल्ट्स के बारे में अलग अलग सेक्टर्स के। तो आप जानना चाहते हैं कि किस सेक्टर में इंडिया ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट, रेवेन्यू, और कौन सा सेक्टर इस बार ओवरऑल वीक रहा है। तो आप पूरा देख सकते हैं एनालिसिस इसमें, हम अभी इसे पूरा एनालाइज करेंगे। इसके अलावा कुछ इनकॉर्पोरेशंस में अर्निंग्स की स्लो डाउन मिली है, उसे भी एनालाइज करेंगे। ओला के बारे में बात करेंगे, आईपीओ आया, उसके बाद ये स्टॉक करीब 100 रुपये भी क्रॉस कर चुका है। आई थिंक 75 रुपये के पे लिस्ट होने के बाद काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और अब कुछ नई खबरें आ रही हैं इसके बारे में। वॉलमार्ट रेवेन्यू अप बाय 4.8%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वॉलमार्ट इतना बड़ा हो चुका है दैट ये एक इंडिकेटर है, इकोनॉमिक इंडिकेटर यूएस के लिए। इसके अलावा बात करेंगे आईफोन सिटी की एंड फॉक्सकॉन फैक्ट्री की, एंड एक एडिटोरियल आर्टिकल जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स कैसे इंडिया को बेनिफिट नहीं करेंगे, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कुछ ग्लोबल न्यूज, ग्लोबल स्टॉक्स और करेंसीज के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, यहाँ पे थोड़ा सा समय भी लगने वाला है। Q1's विनिंग ट्रियो, कैपिटल गुड्स, फार्मा एंड ऑटो। Q1 में, Q1 में कैपिटल गुड्स, फार्मा एंड ऑटो, ये जो ट्रियो था ये सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे हैं इस आर्टिकल के अनुसार। अभी हम देखेंगे सबके इंडिविजुअली रिजल्ट्स ऑल्दो कैसे हैं, कितना ग्रोथ है, बट दिस इज आवर हेडिंग। एंड यहाँ पे शुरू हो जाते हैं हम लोग सबसे पहले सेक्टर से, ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव में आप देख लीजिए कंपनी कौन कौन सी है यहाँ पे। टाटा मोटर्स, M&M, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, दीज आर द कंपनीज जिन्हें एनालाइज किया जा रहा है। यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू हाई रहा है, सिंगल डिजिट की, एंड ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया, मतलब जो ऑपरेशन में जो काम ऑपरेशन से रिलेटेड है वहां पे प्रॉफिट बढ़िया है, मतलब ऑपरेशंस में खर्चा कम हुआ होगा, ये हो सकता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 25% बढ़ गया, तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा। मोतीलाल ओसवाल रिसर्च के अकॉर्डिंग अप्रैल से जून क्वार्टर परफॉर्मेंस लार्जली ड्रिवन था हेल्दी वॉल्यूम से। लोगों ने जम करके बाइक खरीदी है और कार्स खरीदी हैं, और पर्टिकुलरली टू व्हीलर सेगमेंट के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहा है, क्योंकि हम लोग फोर व्हीलर में तो ये भी सुन रहे थे कि काफी सारी इन्वेंट्री भी जमा हो गई है एंड बिक नहीं रही हैं गाड़ियां कई सारी, स्पेसिफिकली एसयूवीज। ब्रोकरेजेस अभी भी कॉशियस हैं, उनका ये कहना है कि आगे जाके मार्जिन, मतलब इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है। जो 25% आया है ग्रोथ यहाँ पे, तो ये कम हो सकता है क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट आगे जाके बढ़ेंगे, एल्यूमिनियम, लेड, रबर। और आप जाके अभी चेक कीजिए रबर के दाम कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि टायर कंपनीज अपने हाई से 20% 30% भी नीचे आ गई हैं कुछ कंपनीज। तो यहाँ पे कितना ज्यादा फर्क पड़ता है रॉ मटेरियल के प्राइस से। इसके अलावा एल्यूमिनियम, लेड, इन सबके प्राइसेस जरूर ट्रैक करते रहिए थोड़ा बहुत, मतलब 10 दिन में, 15 दिन में, ताकि एक मैक्रो ओवरव्यू आपको पता लगे कि आप जिस कंपनी में निवेश करके बैठे हैं कि उससे रिलेटेड कोई कमोडिटी है जो लेट्स से बहुत कुछ रेयर ही होने वाली है, कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा मूवमेंट आने वाला है। जैसे नेचुरल गैस हमने देखा था एक बार 3-4 गुना हो गया था रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे। एक्सेप्ट टू व्हीलर्स के ब्रोकरेजेस काफी कॉशियस हैं आउटलुक को लेकर, स्पेसिफिकली पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स में। जो फोर व्हीलर्स को लेकर थोड़ा डर है एनालिस्ट में, लेकिन टू व्हीलर्स को लेकर तो सब बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। स्पेसिफिकली मॉनसून भी बढ़िया आया है, तो हीरो और बजाज के और टीवीएस वगैरह भी आप ले सकते हैं इसमें। इन सबके काफी बढ़िया रिपोर्ट्स आते हैं जब मानसून बढ़िया रहे, क्योंकि रूरल एरियाज में लोग मानसून आने पे कमाई ज्यादा अच्छे करते हैं और गाड़ियां भी खरीदते हैं। कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? L&T, NTPC, पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट्स एंड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फर्म्स, इन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ दिया है नेट प्रॉफिट में। हायर मार्जिन आए, इनके मार्जिन बढ़िया है, प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू भी बहुत बढ़िया आया। L&T का जो मार्जिन परफॉर्मेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में, ये थोड़ा वीक रहा, क्योंकि जो इम्पैक्ट हमें ऑफकोर्स देखना ही था कभी न कभी, क्योंकि इन्होंने पैंडेमिक के टाइम पे
ऑर्डर्स लिए थे जब कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी कम थे, मतलब थे ही नहीं, कमोडिटी की डिमांड बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी पैंडेमिक में। तो उस टाइम पे उन्होंने ले लिए थे ऑर्डर्स उसके रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे अब थोड़ा मार्जिन इन्हें ज़्यादा यूजुअली सैक्रिफाइस करना पड़ा। सेक्टर का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो मॉडरेट हुआ है। अगर देखें अब कंबाइंड सेल्स ऑफ कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पे इंक्रीमेंट मिली है 10.9% की रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट बहुत बढ़िया माना जाता है इस सेक्टर के लिए। लेकिन अब ये देखिए पिछले 9 क्वार्टर का ये स्लोएस्ट ग्रोथ रेट है। यस, और एनटीपीसी, टाटा पावर, पावर ग्रिड, इन्होंने मॉडरेशन रिपोर्ट किया है रेवेन्यू में और प्रॉफिट ग्रोथ में। देखिए किसी भी कंट्री की जीडीपी अगर बढ़ रही है ना, तो उसके साथ सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन सेक्टर से पड़ता है, क्योंकि अच्छी जीडीपी ग्रोथ में इन सेक्टर्स को कहा जाता है कि ये तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, इनकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया आनी है ओवरऑल। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ रेट आ रहा है इन सेक्टर्स के लिए। नॉर्मल बात इतनी नहीं है, ठीक है, कि कैपिटल गुड्स सेक्टर पूरा डबल डिजिट से ही ग्रो करता रहा। तो पिछले 9 क्वार्टर का अभी सबसे, अब कह सकते हैं, स्लोएस्ट ग्रोथ हमने रिकॉर्ड किया है, जो है 10.9%, डबल डिजिट ही है वो भी। तो इट्स नॉट दैट बैड वी थिंक, बट हमें आगे देखना होगा। द ट्रेंड इज नॉट गुड, ट्रेंड घटता हुआ नहीं रहना चाहिए, ट्रेंड ऊपर नीचे चलेगा। बट एक तरफा ट्रेंड जब बन जाए कि घट ही रहा है हर बार, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता, इसे लोग काफी नेगेटिवली लेते हैं। आते हैं दूसरे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पे, एफएमसीजी। इसमें कौन कौन सी कंपनीज है हमारी? आईटीसी हो गई, एचयूएल, एशियन पेंट्स, नेस्ले, ब्रिटानिया। और यहाँ पे आप ग्रोथ देख सकते हैं। ओवरऑल एशियन पेंट्स का जो नेट सेल्स है यहाँ पे -2.3% रहा है नेगेटिव। बाकी टॉप पे सबसे रहा है आईटीसी। रॉ मटेरियल कंज्यूम में भी देखिए 3 कंपनीज नेगेटिव में आ रही है। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस देख सकते हैं, इंटरेस्ट और नेट प्रॉफिट। ओवरऑल सबसे ज्यादा आप खतरनाक देखेंगे तो एशियन पेंट्स -24.5, सबसे बढ़िया ब्रिटानिया, शेयर प्राइस भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे चुका है। अब सेक्टर के बारे में बात करते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ भाई बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ, और पिछले साल तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न्स भी नहीं मिले एफएमसीजी स्टॉक्स में, क्योंकि हीट वेव आया, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जनरल इलेक्शंस भी आ गए, तो डिमांड पे काफी फर्क पड़ गया। जो रीजनल कंपटीशन है इसकी वजह से डाउन ट्रेडिंग भी हुआ मास कैटेगरीज में। स्पेसिफिकली कंसर्न्स थे डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल में, जो बहुत ही सारे प्लेयर्स के लिए वरीसम प्रॉब्लम है ये। सेंट्रम रिसर्च एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ वॉल्यूम रिकवरी आएगी, मतलब जो लोग पहले लेट्स से काफी अच्छा पर कैपिटा इनकम जनरेट कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, कंजम्पशन ज्यादा कर रहे थे, कंजम्पशन उनका कम हो गया था, फ्लैट हो गया था ग्रोथ। यहाँ पे हमें वापस रिकवरी देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज में। मैंने मानसून की बात की, मानसून आएगा अगर इनकम इंक्रीज होगी। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट का बजट भी देखिए, रूरल एरियाज पे फोकस कर रहा था बजट, राइट। रूरल इकोनॉमी के लिए बजट काफी फेवरेबल रहा है, तो यहाँ पे इन कंपनीज को फायदा होगा। जैसे ऑटोमोटिव, टू व्हीलर, स्प्लेंडर और प्लैटिना जैसी बाइक ज्यादा बिकेंगी। इसके अलावा एफएमसीजी कंपनीज को भी काफी फायदा होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आइए बात करते हैं। काफी एक्सपेक्टेशंस हैं और ये थोड़ा सा अलग चल रहा है। इंडियन जो मार्केट का मूड रहता है, आईटी सेक्टर का मूड वैसा नहीं रहता हमेशा। आईटी सेक्टर आप कह सकते हैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली चलता है, और नैस्डैक वगैरह पे भी काफी रिलाई करता है। यूएस के डेटा पे भी आईटी सेक्टर तो देखो बहुत ज्यादा रिलाई करता है इस टाइम पे, स्पेसिफिकली इनके सारे क्लाइंट्स क्योंकि यूएस में ही है। तो यहाँ पे इस क्वार्टर अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर में काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। मीडियन डॉलर रेवेन्यू आया, ग्रोथ आया 2% का, आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ वीक टॉप लाइन ग्रोथ। तो पिछले 2 क्वार्टर बेकार थे, अभी रीसेंट क्वार्टर बहुत अच्छा आया। सीजनल अपटिक था, डिमांड स्टडी है अक्रॉस वर्टिकल्स एंड जियोग्राफीज। की पैरामीटर बता रहे हैं कि टर्न अराउंड आएगा, यहाँ पे रिकवरी है। एंड स्टॉक बॉक्स ने तो, मैं बता दूं, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर यू, बट आईटी का ईटीएफ हमने पहले ही बाय करवा दिया था, एंड ये था करीब 35 से 36 रुपए में। यूट्यूब पे वीडियो है इसकी, हमने यूट्यूब पे ही रिकमेंड किया था। आई होप कि आप बाकी वीडियोस भी चेकआउट करते हैं, जहां पे हमें सिर्फ महीने भर में इसी पे 20% का रिटर्न देखने को मिला। और दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट्स इन मार्केट। आप इंडेक्स बाय कर रहे हैं ईटीएफ, राइट। तो इतना बढ़िया होप हमें भी था इस पे, प्रॉपर जो इंडिकेटर्स थे वो रिकवरी के बारे में सिग्नल दे रहे थे। और ऐसे ही हमारा एक स्मॉल केस भी है, अगर आप देखेंगे इस पे, तो आईटी हमें काफी फेवरेबल लग रहा है। पर्सनली मुझे भी इस टाइम पे आईटी पसंद है। एंड मैं सिर्फ एआई की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इंडिया में ठीक है एआई डज मैटर इस टाइम पे, बट स्टिल कंपनीज काफी अच्छी पोजीशन है। यूएस में अगर रिकवरी आती है, इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज होता है, एंड सितंबर से रेट कट स्टार्ट होते हैं, तो आई थिंक दिस कैन बी अ रियली बिग ब्लेसिंग फॉर द इंडियन कंपनीज हु आर इन आईटी। तो मोस्ट आईटी मीटर्स
मेजर्स। एंड इसके बाद मैं बताता हूँ हैप्पीएस्ट माइंड्स के भी रिजल्ट आए, उन्होंने 32% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया है, टॉप लाइन ग्रोथ। सो पॉजिटिविटी दिख रही है इन कंपनीज में से भी, हैप्पीएस्ट माइंड्स जैसी कंपनीज पे भी, विच आर वेरी आप कह सकते हैं फेवरेबल अभी। तो यहाँ पे मोस्ट IT मेजर्स बैरिंग L&T Mindtree delivered up to a 170 basis point in increase in operating profit margins। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, यस ये तो मानना पड़ेगा। एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन बढ़िया हुआ है, एम्प्लॉयज को फायर किया गया, कॉस्ट को बचाया गया, और जो नई हायरिंग है उस पर भी काफी कंट्रोल किया गया। तो यहाँ पे लोअर सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट आए और ऑपरेशनली कंपनीज ने बेटर किया। जब ग्रोथ नहीं मिलती है ना, तो यही करना पड़ता है, कंपनीज को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना पड़ता है। अगर आप देखें मार्जिन तो सस्टेन करेंगे टीयर 1 IT मेजर्स के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू ऑल दी एनालिस्ट। अब बात करते हैं ऑयल एंड गैस की। ऑयल एंड गैस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे लिए। तो ये काफी चैलेंजिंग क्वार्टर था ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए। यहाँ पे शार्प डिक्लाइन मिला है मार्जिन्स में एंड प्रॉफिट्स में अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्ट फॉर गेल। यस, गेल इंडिया ने बहुत बढ़िया किया। एंड अगेन आई विल से दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट आई थिंक पर्सनली मुझे लगता है कि गैस कंपनीज काफी इस टाइम पे ऐसे चल रही है कि इनको कोई देख ही नहीं रहा है, इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। लोग ईवी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं एंड बाकी कंपनीज पे। सो आई थिंक वी शुड रिसर्च मोर अबाउट दिस कंपनीज, वी शुड लर्न मोर अबाउट दिस कंपनीज। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि ये कहाँ आगे हमारे फ्यूचर में लाई करती हैं। क्या गैस जो हमारी गैस CNG कार्स हैं, यहाँ हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओवरऑल ट्रांजिशन क्या ऐसा होगा कि पेट्रोल डीजल से हम डायरेक्ट बैठ जाएंगे ईवी पर, मुश्किल लगता है। तो जो कंबाइंड नेट प्रॉफिट है ऑयल एंड गैस कंपनीज का, ये 35% डाउन रहा है ईयर ऑन ईयर। यस, नेट प्रॉफिट 35% घटा है, इनका वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है 2 साल में। शार्प डिक्लाइन है इनके मार्जिन्स में फ्रॉम हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड देयर इनेबिलिटी टू रेज फ्यूल प्राइसेस। रिलायंस इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट डाउन था 8.8% ईयर ऑन ईयर, व्हाइल एबिटा फेल 27.5%। तो दीज आर वेरी हार्ड हिट। यस, काफी बुरे रिजल्ट्स रहे हैं। 35% रेवेन्यू का घट जाना नेगेटिव, इट्स अ वेरी बिग डील। प्रॉफिट मार्जिन घट जाना, रिलायंस जैसी कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज है इनका भी, तो यहाँ पे काफी बुरा असर हमें देखने को मिलेगा। आई थिंक अगर इसी तरीके से पेट्रोल प्राइसेस में ऐसी वॉलेटिलिटी रहेगी कि एक टाइम पे $90 चल रहे हैं और फिर $1 एक टाइम पे $60 आ जा रहा है। इसके अलावा फार्मा की बात करता है। फार्मा में लार्जर जेनरिक कंपनीज ने या तो स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से बीट किया है सेल्स पे, या तो एक्सपेक्टेशंस मीट किया ऑपरेटिंग पर। जो नेट प्रॉफिट्स है उन्होंने मोस्ट ऑफ द केसेस में सरपास कर दिया है एस्टिमेट्स को। यस, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बढ़िया रहा है, हाई सिंगल डिजिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिड टीन्स में रहा है एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ अमॉन्ग द बेस्ट है अक्रॉस सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें। और फार्मा के शेयर्स आप सच में देखिए, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, मतलब मैं जिस भी कंपनी का नाम लूँ, इनके शेयर प्राइसेस, इनके परफॉर्मेंस, क्या बेहतरीन इंडियन फार्मा कंपनी से हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली है एंड बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं इनके। जो यूएस बिजनेस में इनका ग्रोथ है 8%, वो भी बहुत ही बढ़िया रहा है ड्यू टू ट्रैक्शन इन स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स एंड प्राइस इरोजन स्टेबलाइजिंग इन मिड सिंगल डिजिट्स। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। एंड जितनी तारीफ की जाए इस टाइम पे इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की, इतनी कम है व्हेन इट कम्स टू दिस क्वार्टर्स परफॉर्मेंस। मेटल और माइनिंग की बात करते हैं। मेटल और माइनिंग एक मिक्स क्वार्टर रहा मेटल एंड माइनिंग के लिए एंड सीमेंट सेक्टर के लिए। जो गेन था वो था नॉन फेरस प्रोड्यूसर्स के लिए फ्रॉम हायर मेटल प्राइसेस, और दूसरों ने तो सफर किया लो प्राइस रियलाइजेशन से, वीक वॉल्यूम ग्रोथ भी वीक रही। मेटल और माइनिंग का कंबाइंड नेट प्रॉफिट रहा है 14.9%। यहाँ पे वेदांता, हिंडाल्को, NMDC इन कंपनीज ने इस ग्रोथ को ड्राइव किया। कंबाइंड नेट सेल्स सिर्फ 1.4% बढ़े हैं, दैट्स इट, 1.4%। बहुत ही पुअर डिमांड एनवायरनमेंट ये रिफ्लेक्ट करता है इंडस्ट्रियल मेटल के लिए इकोनॉमी में। ब्रोकरेज अभी भी बुलिश है सीमेंट प्रोड्यूसर्स पर और मेटल्स पर, और वो कह रहे हैं कि हमें गेन्स आगे देखने को मिल सकते हैं हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर से। बैंकिंग की बात करते हैं, बहुत लोगों का फेवरेट और इंपॉर्टेंट सेक्टर भी है। यहाँ पे SBI, HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इनके बारे में लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो स्लो डाउन आया है अर्निंग्स में फॉर बैंक्स। यस, कंबाइंड नेट प्रॉफिट 17.5% ऊपर था, ये सबसे स्लोएस्ट पेस्ट है 4 साल में, जबकि 17.5% का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया सुनाई देता है हमें। स्लो डाउन था लोन ग्रोथ के डी एक्सेलरेशन में। लोन ग्रोथ यहाँ पे कम हो गया इंडिया में, तो भाई बैंक्स लोन क्यों नहीं दे रही है? इनको प्रॉफिट चाहिए नहीं चाहिए? प्रॉब्लम ये है
कि डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा है। बैड लोन्स ज़्यादातर बैंक्स ने रिपोर्ट किया कि बढ़े हैं। प्रोविजंस भी इंक्रीज हुए हैं बैड लोन्स के लिए। बैंक्स के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर्टिकुलरली एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़े हैं एंड लेकिन अपने रेवेन्यू से कम। ठीक है, ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन बढ़िया है इनके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है बाय 7.4%, जो कंपेयर करे पिछले टोटल रेवेन्यू से तो 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बैंक्स ने एक्सपीरियंस किया है हिट नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 27.5% बढ़ गए। बैंक्स में डिपॉजिट चेज करने को भी लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। लोग पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। कई लोगों का तो ये मानना है कि पैसा आ जा रहा है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि बैंक सिर्फ 6-7% दे रही है, लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। 6-7% वो से ज़्यादा वो जनरेट कर ले रहे हैं। इस टाइम पे मार्केट में बुल रन भी है, तो ये एक टेम्परेरी सिचुएशन हो सकती है। मार्केट जब नॉर्मलाइज हो जाएगी तो आधे से ज़्यादा लोग वैसे ही भाग जाएंगे वापस। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, NBFC नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने लैग किया है। करीब 0.6% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन आया नेट प्रॉफिट में। NBFC यहाँ बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ, HFC लाइफ, मुथूट फाइनेंस, HDFC AMC, ये सारी कंपनीज की बात हो रही है। इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाया अर्निंग्स में, जैसे HDFC AMC। एंड यहाँ पे नॉन बैंक लेंडर्स ने डिक्लाइन सफर किया है मार्जिन्स में, क्योंकि फंडिंग कॉस्ट बढ़ गया इनका और ग्रोथ भी जो है लोन की बहुत ज्यादा नहीं हुई है इस साल। तो NBFC और बैंक में डिफरेंस भी बता देता हूँ मैं। बैंक क्या हो गया, बैंक से आप लोन तो लेते हो, लेकिन आप बैंक में पैसे डिपॉजिट भी करते हो, राइट, अकाउंट खुलवाते हो, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट। NBFC यहाँ पे ये नहीं प्रोवाइड करती। NBFC लोन तो देती है, लेकिन ये डिपॉजिट नहीं देती, सेविंग्स नहीं देती, कुछ नहीं देती, बस लोन देती है, दैट्स इट। तो कंबाइंड नेट प्रॉफिट NBFCs का भी देखिए और इंश्योरेंस कंपनीज का और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का वो था ऊपर करीब 4.9%, जो पहले जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है 40% का, उससे तो बहुत ही ज्यादा स्लो रहा है, 10 गुना कम हो गया ऑलमोस्ट। स्ट्रीट अभी भी बुलिश है इंश्योरेंस पे और AMCs पे, लेकिन रिटेल नॉन बैंक लेंडर्स जैसे कि बजाज फाइनेंस के बारे में सब बहुत कॉशियस हैं। तो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है पहला आर्टिकल, काफी लंबा खिंच गया ये। एंड आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। इंडियन इनकॉर्पोरेशन अर्निंग स्लो डाउन Q1 FY25 डिस्पाइट मार्जिन गेन्स। यस, मार्जिन गेन्स हुए हैं, लेकिन ओवरऑल हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है हमारी कंपनीज के ग्रोथ में। 4 साल के हाई डिजिट डबल ग्रोथ इन प्रॉफिट्स के बाद कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंडियन कंपनीज में एक स्पीड बम्प पे आ गए हैं। यहाँ पे रिस्क हो गया है डाउनवर्ड रिविजन का इंडिया में, क्योंकि प्रॉफिट एस्टिमेट्स FY25 के जो आ रहे हैं और जो वॉलिटिलिटी है इक्विटी मार्केट में, इसकी वजह से ओवरऑल स्लो डाउन देखने को मिला अर्निंग्स के ग्रोथ में। और नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स ने बहुत बढ़िया किया है ऑपरेटिंग मार्जिन में, जैसे हमने भी देखा। और कमोडिटी प्राइसेस भी काफ़ी कम रहे हैं। आप देखेंगे स्टील, एल्यूमिनियम जितने मेटल है, सारी चीज़ें काफ़ी कम दाम पर है। तो सेक्टरली अगर आप देखें, अर्निंग्स सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस में थी, हमने अभी देखा 35%। और नॉन बैंक लेंडर्स बजाज फाइनेंस की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे भी स्लो डाउन था। FMCG, सीमेंट, आयरन एंड स्टील फर्म्स, यहाँ पे भी हमें थोड़ी कमी देखने को मिली है। ऑटोमोबाइल अच्छा है, बैंक्स अच्छे हैं, नॉन फेरस मेटल प्रोड्यूसर्स अच्छे हैं, फार्मास्यूटिकल्स तो बहुत ही बढ़िया है। कैपिटल कंपनीज ने भी बढ़िया अभी किया है, डबल डिजिट में ही है। एंड भले 9 क्वार्टर से गिरा, लेकिन अभी भी डबल डिजिट सस्टेन है। कंबाइंड नेट प्रॉफिट देखेंगे, अगर आप देखें कॉमन सैंपल ऑफ 2909 कंपनीज यहाँ पे सो फार जिन्होंने डिक्लेयर किया है, तो ये 4.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहे हैं। पिछले 6 क्वार्टर का ये स्लोएस्ट ग्रोथ है। तो ओवरऑल थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि ये पिकअप करे एंड डिमांड भी ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में पिकअप करे। ओला चार्जेस अहेड विद 3 वेरिएंट्स ऑफ ई मोटर बाइक। ओला इलेक्ट्रिक अभी IPO भी लेकर आए एंड काफ़ी सारी कंपनीज हैं इनकी। देखिए, सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक ही नहीं, ओला कैब्स जिससे हम इन्हें जानते थे सबसे पहले, उसके अलावा एक AI चैट बॉट भी इन्होंने टाइप बना रहे हैं, लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं, जनरेटिव AI जो है, कृत्रिम नाम है जिसका। तो ये उस पर भी वर्क कर रहे हैं, वहाँ भी काफ़ी काम चल रहा है। आई थिंक न्यूज़ में रहता है, कई बार आप सुनते होंगे। तो यहाँ पे बाइक्स इन्होंने अब लॉन्च की है स्कूटी के बाद। इसका प्राइस है 75,000 से 2.5 लाख। इनके फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भविष्य अग्रवाल ने ये लॉन्च किया कंपनी के एनुअल लॉन्च इवेंट पे, संकल्प 2024। और इन्होंने अपने फ्यूचर फैक्ट्री कृष्णगिरी तमिलनाडु में ये लॉन्च इवेंट किया है। रोडस्टर एंड रोडस्टर एक्स ये मार्केट में आएंगे जनवरी 2025 में, ज़्यादा दिन नहीं है, 6-7 महीने भी नहीं है पूरे। एंड रोडस्टर प्रो ये अवेलेबल होगा बाई नेक्स्ट दिवाली, तो इसमें तो टाइम लगने वाला है। अग्रवाल ने यह भी हिंट किया कि 2 और मोटरसाइकिल मॉडल्स लॉन्च की जाएंगी, स्पोर्टस्टर एंड एरोहेड, नियर फ्यूचर में। तो 2/3 ऑफ इंडिया 2 व्हीलर मार्केट कंसिस्ट करता है मोटरसाइकिल्स, जहां ओला की एंट्री होगी इस सेगमेंट में।
इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन कहा जा रहा है कि बढ़ने वाला है काफी ज्यादा इंडियन टू व्हीलर सेगमेंट में। एंड यस, यूज केस भी है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता रहता है तो जितने भी डिलीवरी के लिए लोग यूज कर रहे हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, चाहे हम बात करें ब्लिंकिट की, चाहे बात करें जेप्टो, जितने डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं सब इसी पे आ जाएंगे, जोमेटो स्विगी से लेके सब। तो लेट्स सी आगे कैसा फेयर करते हैं। वॉलमार्ट Q2 रेवेन्यू अप 4.8%। 4.8% इंडिया में कोई बोले हमारी रेवेन्यू ग्रोथ है तो कोई मुड़ के देखे भी ना उसकी तरफ, ठीक है। लेकिन वॉलमार्ट के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते। यूएस में ये वॉलमार्ट अपने आप में एक कंट्री है, इतनी बड़ी कंपनी है ये। इनकी सेल्स और प्रॉफिट फोरकास्ट थर्सडे को आई, सेकेंड टाइम दिस ईयर यहाँ पे, एंड इन्होंने इसे इंक्रीज किया है। इनके हिसाब से सेल्स और प्रॉफिट फोरकास्ट और बेटर होंगे क्योंकि अमेरिकन इनके स्टोर्स में जाना बंद नहीं कर रहे हैं फॉर एक्सपेंसिव एसेंशियल्स, जहां पे इनका शेयर 6% से भी ज्यादा प्री मार्केट में बढ़ा हुआ था। दुनिया का लार्जेस्ट रिटेलर है ये बाय सेल्स, और ये फर्स्ट मेजर यूएस सेल्समैन है जो रिपोर्ट कर रहा है क्वार्टरली रिजल्ट्स, जहां इनसाइट मिल रहा है हमें कि किस तरीके से कंज्यूमर्स फील करते हैं। क्योंकि कंज्यूमर्स अगर अभी पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं दैट मींस दे आर पॉजिटिव, और अगर नहीं कर रहे हैं दैट मींस इट्स नेगेटिव, अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता है। तो पर्टिकुलरली जब गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया एक अनएक्सपेक्टेड डिटेरियोरेशन इन द लेबर मार्केट, कहा गया कि जॉब मार्केट में काफी प्रॉब्लम्स चल रही है अमेरिका में, इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो लोग परेशान भी थे। तो लोग जब ये देख रहे हैं कि नहीं यार, वॉलमार्ट पे अगर इतनी भीड़ है, इतना ग्रोथ है, जहां से पूरा अमेरिका शॉपिंग करता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह इतनी ज्यादा है या इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो ये सोचकर, ये देखकर लोगों को काफी राहत मिल रही है। वॉलमार्ट का रिजल्ट जो है ये सजेस्ट कर रहा है कि डिस्पाइट सेवरल इयर्स अबव एवरेज इन्फ्लेशन, कंज्यूमर स्पेंडिंग अभी भी रेजिलिएंट है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, भले ही महंगाई बढ़ गई हो, और इन्फ्लेशन तो अब कम भी हो रहा है, तो अब लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, उतने ही पैसे में लोग ज्यादा सामान खरीद पाएंगे। तो ये देख करके वॉलमार्ट ने अपने आगे की जो प्रेडिक्शंस है उसमें कहा है, फोरकास्ट में, कि बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कस्टमर्स भी इंक्रीज कर रहे हैं स्पेंडिंग ऑन पर्सनल केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ और वेलनेस तो उन्होंने ब्रांडेड ड्रग्स पे ज्यादा फोकस किया ओवर जेनरिक्स। कंपनी ने पोस्ट किया है सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स ऑफ 67 सेंट्स पर शेयर, जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी 65 की, उसे बीट कर दिया। ओवरऑल रेवेन्यू 4.8% बढ़ा है टू $169.3 बिलियन, जहां एस्टिमेट्स को बीट कर दिया 168.53 के एस्टिमेट से। कंपनी ने नोट किया हायर इनकम कस्टमर्स स्पेशली जो अर्न कर रहे हैं ओवर $100,000 एनुअली। सिग्निफिकेंटली इन्होंने कंट्रीब्यूट किया इनके सेल ऑफ होम फर्नीचर पे, अप्लायंसेस पे, क्लोथिंग पे, टॉयज पे, लीडिंग टू अ ब्रॉडर मार्केट शेयर गेन्स इन दीज कैटेगरीज। रिटेलर ने रिपोर्ट किया 16% इंक्रीज इन मेंबरशिप, इनकी मेंबरशिप होती है यहाँ पे, इसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो ओवरऑल इतना डीप में नहीं जाते, हमें पैसा थोड़ी लगाना है वॉलमार्ट में अभी, बट वॉलमार्ट एक इंडिकेटर है जो बताता है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स कैसे हैं मार्केट में, कंज्यूमर्स पैसा खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर कौन देता है? वॉलमार्ट, क्योंकि इतने सारे लोग इस शॉपिंग करते हैं वॉलमार्ट में, तो ये काफी अच्छा एस्टिमेट हमें बता देता है। और इससे हमें ये पता चल गया कि लोगों में अभी भी उत्साह है, लोग खर्चा कर रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह से इतना ज्यादा परेशान लोग नहीं। ऑल्दो अनएम्प्लॉयमेंट रीसेंट क्वार्टर्स में दिखा गया है, और ये रिजल्ट जो है फर्स्ट क्वार्टर का है, तो स्टिल नेक्स्ट क्वार्टर तक ही क्लियर होगा, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक सितंबर आ चुका होगा, रेट कट्स के बारे में डिसीजन हो चुके होंगे, और मार्केट पे सारा जो भी इम्पैक्ट आना है वो आ चुका होगा। कमिंग टू आईफोन सिटी, एन इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्री फ्रॉम फॉक्सकॉन, जो कोर है फॉक्सकॉन के बिजनेस का, जेंगजो में, द कैपिटल ऑफ हेनान प्रोविंस इन सेंट्रल चाइना, नोन एज आईफोन सिटी। यहाँ पे नेटवर्क ऑफ सप्लायर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज और समटाइम्स 2.5 लाख फॉक्सकॉन के एम्प्लॉयज मैन्युफैक्चर करते हैं दुनिया के सारे मोस्ट ऑफ द आईफोन्स, ठीक है, एप्पल के लिए। अब फॉक्सकॉन जो ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक जायंट है, ये प्लान कर रहा है 700 एकड़ का कैंपस इन जेंगजो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए। यस, तो क्वेश्चन ये है कि कस्टमर्स कौन होंगे इनके। फरवरी में एप्पल ने कैंसिल किया इनका लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक कार्स का, आफ्टर प्लॉइंग मोर देन 10 बिलियन इनटू इट। एप्पल ने $10 बिलियन खर्च किए थे अपने इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट में, एंड फिर उसे उन्होंने छोड़ दिया, बरी कर दिया, कहा कि नहीं भैया हमसे नहीं होगा ये, हम फोन पे फोकस करेंगे, इन पे फोकस करेंगे, कार बिजनेस हमसे शायद नहीं हो पाएगा। उन्होंने $10 बिलियन खर्च करने के बाद उस प्रोजेक्ट को डंप कर दिया। तो यहाँ पे जो सेल्स है आईफोन्स की चाइना में वो भी नीचे आ चुकी है। एप्पल और दूसरे अमेरिकन डिवाइस मेकर्स अब
दूसरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो फॉक्सकॉन प्लान कर रहा है कि वो कार बनाएगा जो डिजाइन है और एंड दे सोल्ड बाय अदर कंपनीज, जैसे उसने आईफोन के लिए किया। तो ये बहुत ही यूनिक कार कंपनी होने वाली है, इसका कोई अपना खुद का कार नहीं होने वाला, ये दूसरों के लिए कार बनाएगी बेसिकली, जैसे आईफोन बनाती है ये दूसरी कंपनीज के लिए। तो सो फार इन्होंने लक्सेंट से ऑर्डर लिए हैं कुछ, जो सब्सिडरी है ताइवानीज ऑटोमेकर की, और इन्होंने पार्टनर किया है विथ टू मेक अ लिमिटेड नंबर ऑफ बसेस एंड कार्स, लिमिटेड बसेस और कार्स बनाएगी। तो दे नीड अ ब्रेक थ्रू, ठीक है, इसका मतलब इन्हें मेजर कस्टमर चाहिए। एंड फॉक्सकॉन ने कहा है कि हम मेजर प्लेयर बनना चाहते हैं इस क्राउडेड फील्ड में। करीब 130 कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच रही हैं चाइना में, जिन्होंने बेचा लास्ट ईयर। एंड यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों को होप भी है, डिमांड भी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे इसीलिए फॉक्सकॉन इज गोइंग टू फोकस कि वो अब इलेक्ट्रिक कार्स के लिए भी टेक्नोलॉजी सेटअप करे, मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप करे, एम्प्लॉयज को ट्रेन करे, एंड एक जायंट इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर बने जो ब्रांड पे फोकस नहीं करेगा, उसके लिए कोई ब्रांड नहीं मैटर करता, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बनेगा जो दूसरी कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे कार्स बनाएगा। तो फॉक्सकॉन का कहना है कि उन्होंने डिलीवर किए हैं 5,500 कार्स यूलॉन के लिए दिस ईयर, एंड यहाँ पे ये और कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने के लिए फोकस करते रहेंगे और दूसरी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे गेन करने की कोशिश करते रहेंगे। आते हैं एडिटोरियल आर्टिकल पे, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स विल नॉट बेनिफिट इंडिया। अब ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए जानना, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमारे इंडिया में ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैं नेट की बात कर रहा हूँ, लोग ग्रॉस वगैरह का डेटा देखने लगते हैं, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो में से आउटफ्लो अगर आप माइनस कर दें तो ये बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एफडीआई नहीं आ रहा हमारे पास, एफडीआई बहुत ज्यादा। तो अब क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं यार देखो कहीं और से पैसा नहीं आ रहा है, यूएस और यूरोप से, तो चाइना से ही ले लेते हैं, अब पैसे तो चाहिए ना ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए अब हम जानते हैं कि क्यों पैसा लेना चाइना से बेनिफिट नहीं करने वाला इंडिया को। जो इकोनॉमिक सर्वे आया 2024 का, उसने सजेस्ट किया कि इंडिया शुड वेलकम चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करें, हम इंक्रीज करें एक्सपोर्ट्स, रिड्यूस करें इंपोर्ट चाइना से, और हमारे ओवरऑल ग्लोबल वैल्यू चेन्स को सपोर्ट करें। अगर सपोज इंडिया अलाउ कर दे इस इन्वेस्टमेंट को, तो जो क्या प्रॉमिस गेन्स है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को और जीवीसी को, ग्लोबल वैल्यू चेन को, क्या ये एक्चुअली होगा? अब समझने की कोशिश करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, लेट्स अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग विद एग्जांपल ऑफ मिस्टर यांग। एक इमेजिन नेम है, ये सीईओ है लार्ज चाइनीज फर्म के जो सोलर मॉड्यूल्स बनाती है ये। अब यांग चाहते हैं कि मैन्युफैक्चर करें सोलर मॉड्यूल्स इंडिया में, और वो कंपेयर करते हैं कॉस्ट को ईच प्रोडक्शन स्टेज पे चाइना का और इंडिया का। प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करता है विद ऑब्टेनिंग क्वार्ट्ज मिनरल्स एंड प्रोसेसिंग देम इनटू हाई प्योरिटी पॉलीसिलिकॉन इंगॉट्स, और फिर इसे पॉलीसिलिकॉन वाटर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे हम देख लिया कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो जब वेफर्स अंडरगो केमिकल एंड लेजर ट्रीटमेंट, सिल्वर एचिंग टू क्रिएट सोलर सेल्स, जिसे असेंबल किया जाएगा सोलर मॉड्यूल्स में। तो चलो हमने ये देख लिया कि ओवरऑल सोलर मॉड्यूल्स फाइनल फिनिश प्रोडक्ट्स कैसे बनता है और कहाँ से शुरू होता है। तो शुरू होता है कहाँ से, क्वार्ट्ज मिनरल ऑब्टेन करने से, और खत्म होता है फिर यहाँ पे जब इसे असेंबल किया जाता है इनटू सोलर मॉड्यूल्स। अब इनका एनालिसिस बताता है कि अगर ये स्टार्ट करे प्रोडक्शन इंडिया में रॉ मटेरियल से, जैसे कि क्वार्ट्ज मिनरल, तो करीब 40% मोर एक्सपेंसिव है ये देन चाइना। कॉस्ट डिफरेंस रिड्यूस करता है टू 25% अगर ये पॉलीसिलिकॉन वेफर्स यूज करता है, एंड ये डिक्रीज होता है टू 3% अगर ये सोलर सेल्स यूज करता है जो पूरी तरीके से चाइना से ही इंपोर्टेड हो। तो आप ये देखिए कि इंडिया में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग करना फॉर अ चाइनीज प्लेयर इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर वो फर्स्ट स्टेज, जो सबसे बेसिक स्टेज है क्वार्ट्ज मिनरल एक्वायर करना, वहां से अगर इंडिया में शुरू करता है ये, तो 40% ज्यादा एक्सपेंसिव आता है वो। लेकिन चलो कहता है चलो ठीक है क्वार्ट्ज मिनरल नहीं लेता हूं, मैं ये करता हूं कि जो प्रोसेसिंग का काम है डायरेक्टली, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। तो ओवरऑल 25% का यहाँ पे से आप क्या आ जाएगा कॉस्ट एक्स्ट्रा। तो 40% पहले महंगा था, अब 25% महंगा रहेगा अगर ये इंपोर्ट कर लें वेफर को। लेकिन अगर ये पूरा सोलर सेल ही इंपोर्ट करते हैं तो सिर्फ 3% ही इन्हें ओवरऑल पे करना होगा, जो पहले 40% करना पड़ रहा था। तो डिस्पाइट उनका इंटरेस्ट है इंडिया में, लेकिन मिस्टर यांग को ये दिखाई देता है कि सोलर मॉड्यूल्स रॉ मटेरियल से इंडिया में बनाना इज वेरी कॉस्टली, और वो कंसीडर करना चाहेंगे कि वो वेफर स्टेज से ही शुरू करें इंडिया में, ठीक है। एंड अगर इंडिया एडिशनल सपोर्ट दे, जैसे कि लैंड और कैपिटल कंसेशनल रेट पे,
नहीं तो वो इंपोर्टेड सोलर सेल यूज करना चाहेंगे सोलर मॉडल्स के लिए, जैसे कि इंडियन फर्म्स अभी कर रही हैं। तो ये सिमिलर है इंडिया के स्मार्टफोन सेक्टर के लिए, जो रिलाई करती है इंपोर्टेड सब असेंबलीज पे एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी इंडस्ट्री पे, जो डिपेंड करता है ऑन इंपोर्टेड लिथियम सेल्स। ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग बाहर होती है दोनों केसेस में, चाहे स्मार्टफोन केस हो, एंड मोर देन 85% ऑफ कंपोनेंट्स आर इंपोर्टेड। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, बेसिकली असेंबली हो रही है। सब कुछ बनता चाइना में ही है, बस इंडिया में अलग अलग पार्ट आ जाते हैं और उसको हम लोग कस करके इंडिया में मेड इन इंडिया का टैग लगा के भेज देते हैं दूसरी कंट्रीज में, या फिर खुद यूज करते हैं। तो इस चीज को हमें रोकना है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स तो राइटर यही कह रहे हैं कि देखिए ये चैलेंज है, तो कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा इंडिया में? आप खुद सोचिए, जो हाई कॉस्ट डिफरेंस है इंडिया और चाइना के बीच में, ये इसलिए भी क्योंकि इंडिया में हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स है। चाइनीज जो है वो सब्सिडाइज कर देते हैं अपने फर्म्स के लिए। चाइनीज हर चीज में सब्सिडी देते हैं अपने फर्म्स को। फॉर एग्जांपल इंडिया में कैपिटल कॉस्ट बिजनेस का आता है 9 to 10% कंपेयर टू 4 to 5% सिर्फ चाइना में। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में कॉस्ट करती है $0.08 to $0.10 पर किलोवाट। चाइना में ये 0.06 से 0.08 है, इतनी सस्ती है। इंडिया ने ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग रहा है इंडिया टेक्सटाइल्स में, गारमेंट्स में, लेदर में, फुटवेयर में, और लोकल रॉ मटेरियल्स इंडिया ने यूज किए हैं। लेकिन अगर कोई कंट्री है, जो हमारी कंट्री है स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे, तो काफी कंपेटिटिवनेस लूज कर दिया हमने उसमें भी। बांग्लादेश के अगेंस्ट आप देखिए, हमें वियतनाम के अगेंस्ट देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रेगुलेशंस इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस करना रॉ मटेरियल से बिल्कुल अनवाइबल हो गया है कई सारे सेक्टर्स में। एंड क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट ये हेविली सपोर्ट करती है लोकल प्रोडक्शन को। फॉर एग्जांपल चाइनीज सोलर कंपनीज, उन्हें फ्री लैंड दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलते हैं चाइनीज सोलर कंपनीज को, और सब्सिडी कवर करता है 35 से 65% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। इन कंपैरिजन अगर आप इंडिया में आ जाएंगे तो आपको ये सपोर्ट नहीं मिल सकता, पॉसिबल नहीं है। आपको ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा एंड आपको उसी तरीके से प्रोड्यूस करनी पड़ेंगे गुड्स को फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। अब अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कम नहीं करते और रेगुलेशन को सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉम चाइना सिर्फ सुपरफिशियल मैन्युफैक्चरिंग लेकर आएगा, जहां पे हम लोग पूरी तरीके से चीजों को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे बस पेचकस से कस देंगे उसे और लोगों को बेच देंगे। तो अगर हमें प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग चाहिए तो बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस की जरूरत है। The Economic Survey 2024 mentioned Chinese FDI would strengthen manufacturing sector and boost exports to US and Europe. एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2024 में मेंशन किया कि चाइनीज एफडीआई अगर इंडिया में आता है, मतलब चाइनीज इन्वेस्टमेंट, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे यूएस और यूरोप की तरफ। एंड ऐसे ही स्ट्रैटेजीज मैक्सिको, वियतनाम, ताइवान और कोरिया ने भी की, लेकिन ये इजी नहीं होने वाला। तो जून में दिस ईयर यूएस ने इंपोज किया है इंपोर्ट टैरिफ्स अप टू 250% सोलर पैनल्स पे जो चाइनीज कंपनीज बनाती है कंबोडिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में एंड वियतनाम में। मार्च में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिकेट किया कि वो ट्रेड वॉर को और बढ़ा सकते हैं, वो चाइनीज कंपनीज को टारगेट करेंगे यहाँ पर और इंडस्ट्री को पूरी टारगेट करेंगे यहाँ पे जो दूसरी कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जैसे कि मैक्सिको में। जैसे कि चाइनीज कंपनीज पे अगर बैन है कि हाँ आप चाइना से कार नहीं ला सकते, तो चाइनीज क्या करेंगे, मैक्सिको में शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पे अपने कार मैन्युफैक्चर करेंगे और वहां से यूएस में बेचना शुरू कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम तो इसको भी रोकने वाले हैं। इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो आइडिया ये है कि अगर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स करते हैं अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर इंडिया में, तो हमारे जो इंपोर्ट्स है चाइना से डिक्रीज होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला। 30% ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मशीनरी, केमिकल, प्लास्टिक्स, ऑटोमोबाइल्स, वो चाइना से आता है भाई। तो आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाइए, ठीक है, जैसे कि स्मार्टफोन, मोबाइल फोन्स, लेकिन इंडिया के जो इंपोर्ट है चाइना से वो भी और बढ़ेंगे जैसा कि आज तक बढ़े हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीजें चाहिए वो चाइना से ही आएंगी। तो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अगर बढ़ती है, चाहे आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करें, तो चाइना से इंपोर्ट बढ़ता ही बढ़ता है यूजुअली। तो इंपोर्ट्स डिक्रीज हो सकते हैं कुछ सेक्टर में जहां पे चाइना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे इंडिया में ही, लेकिन जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वहां पे थाउजेंड्स में बढ़ेंगे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करते हैं। इवन जो प्रोडक्ट्स हैं मेड इन इंडिया है बाय चाइनीज फर्म्स, वहां पे भी इंपोर्ट इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि वो इनपुट्स चाइना से सोर्स करेंगे, बहुत ज्यादा सस्ते हैं और इंडिया वहां पे कम्पीट नहीं कर सकता। अब इंडिया के ग्लोबल वैल्यू चेन की इंटीग्रेशन की बात करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एशियन के साथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से होता है, एशियन, जापान, साउथ कोरिया, और यहाँ पे
जीरो टैरिफ ट्रेड हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं अक्रॉस रीजन 90% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में ओवर अ डेकेड। तो इंडिया सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं बन सकता ग्लोबल वैल्यू चेन का, और इंडिया को इंप्रूव करना पड़ेगा और रिड्यूस करना पड़ेगा अपने बिजनेस कॉस्ट को, एफिशिएंसी को, पोर्ट, कस्टम क्लियरेंस, इन चीजों पे काफी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब एक्सपीरियंस ऑफ नेबर्स की बात करते हैं तो ज्यादातर जो एशियन कंट्रीज हैं वो एक्सपीरियंस कर रही है इंक्रीज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, एंड इसके बहुत ही बुरे इफेक्ट्स उनके लोकल प्रेजेंस पे। ठीक है, क्योंकि चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जहां पर आती है वो प्रोडक्ट्स को बेचती नहीं है, वो बाढ़ ला देती है प्रोडक्ट्स की बिल्कुल सस्ते दाम पर। और सस्ते दाम का एक रीजन ये भी है चाइनीज सब्सिडीज, उनको गवर्नमेंट ही उनका कॉस्ट आधा खुद कवर कर लेती है। फॉर इंस्टेंस जब चाइनीज ईवी फर्म्स ने प्रोडक्शन शुरू किया थाईलैंड में, जो लोकल ऑटो पार्ट्स के आप कह सकते हैं ऑर्डर्स हैं वो 40% गिर गए, जहां पे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को रिड्यूस करने पड़े अपने ऑपरेशंस। जो सिचुएशन है इंडिया में वो भी ऐसी रहने वाली है, स्पेसिफिकली ईवी पॉलिसीज हमारी क्योंकि वैसी ही हैं, तो लोकल जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो फेस ही नहीं कर पाएंगे इनको, बिल्कुल उन्हें बोरिया बिस्तर बांध करके अपना बिजनेस बेचना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चेंजेस, इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में यूएस और दूसरे पार्टनर्स के साथ, उसका गोल ही यही है कि भाई चाइनीज सप्लाई चेन से हमें रिलायंस को हटाना है, अपने जो हम डिपेंड करते हैं चाइनीज पे, वो डिपेंडेंस को खत्म करना है। तो अगर हम चाइनीज एफडीआई लेने लग गए तो हम फिर किस ग्रुप का पार्ट रह जाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा वहां पे उन्हें समझाना। एफडीआई हैज नॉट हेल्प मैन्युफैक्चरिंग। अगर फाइनेंशियल 2024 की बात करें तो नेट एफडीआई इन्फ्लोज आए हैं वो थे करीब 41 बिलियन, दैट्स इट, लेस देन 1% ऑफ जीडीपी। मार्च 2000 से अगर आप देखें तो 20% से भी कम एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग में गया है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जाता है सिंपल असेंबली वर्क में, दैट्स इट। एंड ये दिखाता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कभी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रही नहीं है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रेगुलेशंस उनके हिसाब से बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही सिंपल है फंडा, इंडिया में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर हम एफडीआई अलाउ करते हैं चाइना से तो ये सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली, इवन इफ वी इग्नोर द सिक्योरिटी एस्पेक्ट। नीड टू रिड्यूस बिजनेस कॉस्ट एट एवरी स्टेप, बिजनेस कॉस्ट कम करना होगा, जैसे कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर करना होगा, और इन्हीं चेंजेस के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं जो लिमिटेड हैं लेकिन, और जो फोकस कर रहे हैं सिर्फ बेसिक असेंबली लाइंस पे रादर देन डीप मैन्युफैक्चरिंग पे और चाइना पे, उनको हम ला सकते हैं हमारे पास, और ये सारी चीजें हम इंडिया में शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि ओवरऑल रॉ मटेरियल यूज करना, हमारी असेंबली से पूरे डीप मैन्युफैक्चरिंग में आना, और वर्स येट अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट में कम टू प्रमोट ट्रेडिंग ऑफ चाइनीज गुड्स और एक्सपैंडिंग प्रेजेंस ऑफ चाइनीज ब्रांड्स इन इंडिया। यस, ये भी हो सकता है कि वो चाइनीज गुड्स को ही प्रमोट करने के लिए इंडिया में आए, जहां पे सिर्फ चाइनीज ब्रांड्स को प्रमोट किया जाए। तो अबव ऑल इंडिया को काफी क्लियर और स्टेबल चाइना पॉलिसी बनानी होगी। ऐसा नहीं कि हाँ पैसे कहीं से नहीं मिल रहे हैं तो चाइना से ही ले लो, नहीं, ये हम नहीं कर सकते, और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी भी नहीं। दे हैव अ वेरी गुड फॉरसाइट व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी, हमें लगता है चाइना पॉलिसी, एंड वी आर with US, UK and Australia and other European countries in a lot of different groups मैं कहूँगा, जहाँ पे we are making policies जो चाइना को काउंटर करे। तो चाइना के साथ ऐसे हम बिल्कुल हाथ नहीं मिला सकते इन द नियर टर्म। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।